हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। एज यू नो दैट माई सेल्फ अनूप राजपूत, और आज हम फिर से एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है ऑन व्हाट फैक्टर रेजिस्टेंस इज डिपेंड अपॉन, यानी कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है, ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले चलिए हम लोग बताते हैं आपको कि आखिर व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो हेडिंग हमारी है सबसे पहले व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है। और आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है, प्रतिरोध बोलते हैं। मैं आपको फील कराऊंगा कि रेजिस्टेंस होता क्या है। पहले डेफिनेशन लिख देता हूं। रेजिस्टेंस इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। यानी ये रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होता है जो क्या करता है, हमारे चार्ज के फ्लो को रेजिस्ट करता है, यानी रोकता है। यानी व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो चार्ज के फ्लो को क्या करता है, रोकता है। अब बताइए इलेक्ट्रिसिटी होने के लिए क्या चीज कंपलसरी है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना, चार्जेस का फ्लो करना। जब चार्जेस फ्लो ही नहीं करेगा तो फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, डेवलप नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये जो होता है रेजिस्टेंस, हम लोग उसी का नाम देते हैं। मैं आपको फील कराता हूँ यहाँ पे। पहले कुछ पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट जो होती है वो ओम होती है, और रेजिस्टेंस को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस के बारे में कुछ बात हो गई। बट रेजिस्टेंस होता है कि हम लोग इसको फील करते हैं। तो लेट कर लो, आपके पास कोई एक कंडक्टर है। कंडक्टर बोले तो कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जहां पर आपके चार्जेस या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, उस मटेरियल को हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। तो लेट कर लो, आप चारों ऑब्वियसली आप बात करोगे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ फ्लो करती है, हमारे वायर्स में फ्लो करती है, चाहे वो एल्युमिनियम वायर हो, कॉपर वायर हो या सिल्वर वायर हो, बहुत सारे वायर्स होते हैं, ठीक है। बट जो बेस्ट होता है वो कॉपर वायर होता है, ठीक है। और सबसे बेस्ट तो सिल्वर वायर होता है, बट सिल्वर वायर कहाँ कोई यूज़ करता है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं हम लोग, आपके पास कोई एक कंडक्टर वायर है, ठीक है, कंडक्टर है या कोई आपके पास क्या है, वायर है। ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में हर एक चीज एटम से मिलकर के बनी है, तो ऑब्वियसली जो हमारा कंडक्टर होगा वो भी एटम से मिलकर के बना होगा। लेट कर लो आप, ये आपका कॉपर वायर है, ठीक है। तो अब देखो इसमें होगा क्या, यहाँ पे लेट कर लो, ये भी एटम्स होंगे और इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ भी एटम्स होंगे, यहाँ भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ भी एटम्स होगा, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक एटम तो होगा नहीं, बहुत सारे एटम होंगे, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बस आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, आखिर फील कराना चाहता हूँ कि आखिर रेजिस्टेंस होता क्या है। तो होता क्या है, जैसे ही आप क्या करते हो, इस वायर में आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो, तो होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने की वजह से एक तरफ हमारा जो लेवल होता है वो हाई लेवल हो जाता है और एक तरफ लो लेवल हो जाता है। तो ऑब्वियसली अब क्या होता है, क्या है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लो करना शुरू करते हैं तो वो कभी कभी दूसरे एटम से जाकर के स्ट्राइक कर जाते हैं। जब किसी भी कंडक्टर के अंदर एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो फ्लो करना शुरू करते हैं तो कभी कभी वो दूसरे एटम से जाकर के स्ट्राइक कर देते हैं, और इसी प्रॉपर्टी का नाम हम दे देते हैं रेजिस्टेंस, नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखो ऑब्वियसली क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करेगा तो कहीं ना कहीं किसी दूसरे एटम से जाकर के स्ट्राइक तो करेगा ना। जब ये स्ट्राइक करता है तो इस इलेक्ट्रॉन जब फ्लो कर रहा था तो उसके अंदर थी काइनेटिक एनर्जी, बट ये काइनेटिक एनर्जी जब इससे टकरा गया तो वो तुरंत कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में, और इस इलेक्ट्रॉन का जो फ्लोइंग होता है, जो चार्ज फ्लो कर रहा होता है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है इससे स्ट्राइक करने के बाद, और इसी प्रॉपर्टी का नाम हम दे देते हैं रेजिस्टेंस। यानी कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ये किसी भी कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, किसी भी कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो क्या करता है, चार्ज के फ्लो को रेजिस्ट करता है। मैंने आपको जितना मुझे जानकारी थी मैंने आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की आखिर रेजिस्टेंस होता क्या है। मान लो कि आपने वायर ले लिया, वो वायर क्या होंगे, बहुत सारे एटम से मिलकर के बने होंगे। बहुत सारे का मतलब कि
कॉपर है तो कॉपर एटम से मिलकर के बना होगा। अब कॉपर के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करेंगे और कभी कभी वो दूसरे कॉपर एटम से जाकर के स्ट्राइक कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्पीड यानी जो फ्लो करने की जो स्पीड थी वो रुक जाती है और उसी प्रॉपर्टी का नाम हम दे देते हैं रेसिस्टेंस दे देते हैं। तो क्वेश्चन तो हमारा ये नहीं है, हमारा तो क्वेश्चन है कि ऑन व्हाट फैक्टर रेसिस्टेंस इज डिपेंड अपॉन, रेसिस्टेंस किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ और आपको समझाता हूँ यहाँ पे। अच्छा देखो, अभी आपको कितने रेसिस्टेंस मिले, अभी देखो यहीं से मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे अभी मान लो ये इलेक्ट्रॉन इससे जाकर के स्ट्राइक कर गया तो यहाँ पे हमको एक रेसिस्टेंस मिल गया। ये इलेक्ट्रॉन इससे जाकर के स्ट्राइक करेगा तो हमको दो रेसिस्टेंस मिल गए। ये इलेक्ट्रॉन जाकर के फ्लो करना शुरू करेगा, लेट कर लो आप, ये इससे जाकर के स्ट्राइक कर गया तो हमको तीन रेसिस्टेंस मिल गए, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन इससे जाकर के फिर से स्ट्राइक कर गया तो मान लो आपके पास चार रेसिस्टेंस मिल गए। यहाँ पे लेट कर लो, मान लो ये भी इससे जाकर के फ्लो कर रहा है, प्लेट कर लो यहाँ पे, ठीक है, इससे जाकर के स्ट्राइक कर गया अदर, तो यहाँ पे आपके पास 5 रेसिस्टेंस मिल गए इस वायर में। अब ये बताओ मुझे, मैं चाहता हूं कि मेरे वायर में नंबर ऑफ रेसिस्टेंस ज्यादा मिले तो मुझे क्या करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अब देखो, अगर मुझे क्या करना है, इस वायर में रेसिस्टेंस की मात्रा अधिक लानी होगी तो अभी देखो आप कितने रेसिस्टेंस मिले, आप इन सबको हटा दो। अगर मान लो ये इससे जाके स्ट्राइक कर गया, ये इलेक्ट्रॉन, या ऐसे मान लो आप, ये इलेक्ट्रॉन इससे जाकर के स्ट्राइक कर गया, एक रेसिस्टेंस मिला, ये इससे जाकर के स्ट्राइक कर गया, दो रेसिस्टेंस मिले। मैं चाहता हूं कि और मुझे रेसिस्टेंस चाहिए, हमारे वायर में और रेसिस्टेंस चाहिए। अब रेसिस्टेंस क्यों चाहिए, ये जरूरत क्या पड़ी, तो देखो होता क्या है, हम जो हीटर वगैरह का यूज करते हैं ना, जो हीटर्स वगैरह का यूज करते हैं, ठीक है, तो होता क्या है वहां पे हम उसमें क्या करते हो, अगर आप किसी भी वायर में नंबर ऑफ रेसिस्टेंस को बढ़ा देते हो तो हर बार होगा क्या, हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करेंगे और जब कोई चीज़ फ्लो करती है तो उसके अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। और जब कोई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कभी दूसरे चीज़ से जाकर के स्ट्राइक कर जाती है तो वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली गई, वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली गई, वो काइनेटिक एनर्जी तुरंत कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। जैसे भी इसका फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो, आप दोनों हाथ ले लो, आप दोनों हाथ को ऐसे से रब करो तो देखो कोई चीज चल रही है जिसमें इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, आप तेजी से रब करो तो देखो वो क्या रहा है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में। सेम उसी प्रकार से अगर कोई चीज मूव करती है तो उसके अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी, और अगर वो दूसरे चीज से जाकर के स्ट्राइक कर जाती है तो वो काइनेटिक एनर्जी तुरंत कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। और इसी टेक्निक का यूज करके हम अपने हीटर को बनाते हैं, ठीक है। इसलिए हमें जरूरत पड़ती है नंबर ऑफ रेसिस्टेंस की, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अभी आपके पास कितने रेसिस्टेंस मिले, अभी मान लो आपके पास जो भी है 2 4 5 यहाँ पे रेसिस्टेंस मिल रहे हैं। अगर मैं रेसिस्टेंस और लाना चाह रहा हूँ वायर में तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर रेसिस्टेंस और चाहिए तो मैं वायर की लेंथ को और बढ़ाऊंगा, वायर की लेंथ को और बढ़ाऊंगा तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स और बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ एटम्स बढ़ेंगे तो अब ये एटम क्या करेगा, ये इससे जाकर के स्ट्राइक करेगा, ये इससे जाकर के स्ट्राइक करेगा, एक रेसिस्टेंस और मिल गया, एक रेसिस्टेंस और मिल गया। अगर मुझे और रेसिस्टेंस चाहिए तो मैं क्या करूंगा, वायर को और लेंथ कर दूंगा, उसकी लंबाई को और बढ़ा दूंगा। यानी कि पहला फैक्टर आपको समझ में आ रहा होगा कि जो रेसिस्टेंस होता है ना, जो रेसिस्टेंस होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ पे। अब इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, DIRECT, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर आप इन दोनों में से कोई एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इस चीज को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब बताओ मुझे, अगर हम वायर की लेंथ को बढ़ाएंगे तो क्या नंबर ऑफ रेसिस्टेंस नहीं बढ़ेंगे, नंबर ऑफ एटम बढ़ेंगे। नंबर ऑफ एटम्स बढ़ेंगे तो उसके एटम के इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करेंगे, दूसरे एटम से जाकर के स्ट्राइक करेंगे, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ रेसिस्टेंस भी इंक्रीज कर रहा है। यानी कि अगर आप लेंथ बढ़ाओगे, अगर आप वायर की लेंथ को बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ रेसिस्टेंस बढ़ेगा। यानी कि पहला फैक्टर आपको समझ में आ गया कि रेसिस्टेंस किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है। पहला, रेसिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे। अगर आप लेंथ बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ रेसिस्टेंस भी क्या करेंगे, बढ़ेंगे। मैं इस चीज को इरेज करके मैं आपको इसके इरेज करता हूँ, नोट कर लीजिए, इरेज कर दूं, यस, इरेज करता हूँ और इसको मैं साइड में लिख देता हूँ।
ठीक है। यानी पहला आपको चीज समझ में आ रही होगी कि जो रेसिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है, जो रेसिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है। पहला फैक्टर, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यानी आप इसको लैंग्वेज में लिख सकते हो कि रेसिस्टेंस किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है। पहला, रेसिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, ठीक है। अब दूसरा बताओ मुझे, यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज करूंगा ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक वर्ड यूज करूंगा। लेट कर लो आपके पास यहाँ पे क्या है, अच्छा जब मैं ट्रैफिक वर्ड यूज करूंगा तो आप समझ जाओ ट्रैफिक का मतलब मैं रेजिस्टेंस को बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आपके रोड पे अगर ट्रैफिक लग जाती है तो आप बाइक लेकर के स्पीड के साथ नहीं चल पाते हो। सेम कहानी यहाँ पर है, अगर जब किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं फ्लो कर पाएगा अच्छे से, तो उस कंडक्टर के अंदर हमारा करंट नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे लेट कर लो आपके पास कोई एक बिल्कुल पतला सा रोड है, आपके पास एक बिल्कुल पतला सा रोड है और एक आपके पास कोई एक 6 लेंथ रोड है। आप मुझे बताओ किस रोड में हम अपनी बाइक को अच्छी खासी लेकर के जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली अब देखो, आप बोलोगे जो 6 लेंथ रोड है, 6 लेंथ रोड है, इसका मतलब कि हम यहाँ पे बाइक को अपनी अच्छी खासी स्पीड के साथ ले जा सकते हैं। यहाँ पे इस रोड में ट्रैफिक मिलने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन अगर आप पतले रोड में जाओगे तो हो सकता है आपको ट्रैफिक लग जाए तो आपको वहीं रुकना पड़ जाएगा, या फिर आप जिस स्पीड के साथ जाना चाहते हो उस स्पीड के साथ नहीं जा पाओगे। तो यानी कि आप क्या समझ पा रहे हो, यहाँ पे इस रोड में ट्रैफिक मिलेगा, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहाँ पे रेजिस्टेंस यानी यहाँ पे ट्रैफिक मिलने की संभावना क्या है, कम है। यानी कि इस चीज से मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया की। अगर आप ओबियसली बताओ, आपने रोड की चौड़ाई को बढ़ा दिया, रोड की चौड़ाई को बढ़ा दिया तो हुआ क्या, रोड की चौड़ाई बढ़ाने की वजह से हमारे जो ट्रैफिक लगने की जो संभावना थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। यानी कि अगर किसी वायर की एरिया आप बढ़ा दो तो क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। यानी कि हम इस चीज से बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर आप किसी वायर की एरिया को बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। जिस प्रकार से आप रोड की चौड़ाई को बढ़ा दो तो ट्रैफिक मिलने की संभावना कम। रोड को जितना ज्यादा पतला कर दो, यानी एरिया अगर आप कम कर दोगे, यानी रोड को जितना ज्यादा पतला कर दोगे तो आपको ट्रैफिक मिलने की संभावना ज्यादा होती है। अब यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, अगर आप कोई एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरा ऑटोमेटिक घट जाएगी। तो यानी रेजिस्टेंस दो फैक्टरों पे अभी डिपेंड किया, किस पे, पहला रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है लेंथ पे और दूसरा रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है एरिया पे। यानी अब इसको मैं इरेज करता हूँ यहाँ पे और इस दोनों को मैं लिखता हूँ यहाँ पे। यानी रेजिस्टेंस दो फैक्टरों पे डिपेंड किया, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर आप इन दोनों फॉर्मूले को कंबाइन करो तो यहाँ पे आपको एक चीज मिल जाएगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मैंने लेंथ को यहाँ पे रख दिया, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब देखो, ये जो अगर किसी फॉर्मूले में ये जो सिंबल लग जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ना, इसका मतलब इसको हटाना कंपलसरी है, इसको हटाना कंपलसरी, इसको रिमूव करना कंपलसरी है। तो जब किसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाया जाता है तो एक इक्वल और एक कांस्टेंट यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाएंगे तो एक इक्वल और एक कांस्टेंट यूज करेंगे। तो अब ऑब्वियसली बताओ, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। अब देखो, इसको हम लोग बोलते हैं वेयर आर इज रेजिस्टेंस, वेयर आर इज रेजिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं रो, और इसी का दूसरा नाम है रेस्टिविटी, RESTIVITY, रेस्टिविटी, ठीक है। अब रेस्टिविटी का एक और नाम होता है नेचर ऑफ द मटेरियल, याद कर लेना, नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल। कभी कभी पूछ देता है रो इज आल्सो नोन एज, तो रो इज आल्सो नोन एज रेस्टिविटी एंड रेस्टिविटी इज आल्सो नोन एज नेचर ऑफ मटेरियल। अब where L is length and A is area, यानी कि आपको समझ में आना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस होता है वो जनरली 4 फैक्टरों पे डिपेंड कर रहा है। पहला मैं आपको दिखा रहा हूं, पहला
रेसिस्टेंस, और ये चीज इंडिकेट कर रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हमेशा इंडिकेट कर रहा है कि सिर्फ जो रेसिस्टेंस होता है वो सिर्फ लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तीसरी भी कोई चीज है जिसके ऊपर रेसिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, तो वो तीसरी चीज थी हमारी रेस्टिविटी, यानी नेचर ऑफ मटेरियल, यानी आपने जो वायर लिया वो किस मटेरियल का बनाया गया है ये उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा रेसिस्टेंस। ठीक है, यानी कि फाइनली रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, यहाँ पे पूछ दिया जाता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेस्टिविटी, रेस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है। तो आपको देखो रेस्टिविटी निकालना है तो आप यहाँ पकड़ लो, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो डिवाइड में है, इक्वल की रहेगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि आर इंटू ए अपॉन में, ये देखो मल्टीप्लाई में था तो ये आ जाएगा डिवाइड में, तो रो की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेस्टिविटी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट मैंने भी जस्ट बताया, रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट होता है ओम, रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट होता है ओम, और इंटू एरिया की एसआई यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, एरिया की एसआई यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर को मैं मीटर इंटू मीटर लिख सकता हूं, और अपॉन में लेंथ की एसआई यूनिट होता है मीटर, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, तो रो की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, ओ मीटर। तो आज से लर्न कर लीजिएगा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेस्टिविटी, रेस्टिविटी की एसआई यूनिट होती है ओ मीटर, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे इसके बेस पे हम एक न्यूमेरिकल्स आपको दिखाते हैं, एक न्यूमेरिकल्स कैसे पूछा जाएगा, इसको राइट कर लीजिए। ठीक है, यानी कि आप समझ गए होंगे कि रेसिस्टेंस क्या होता है, 4 फैक्टरों पे डिपेंड करता है, नोट कर लीजिए, रेसिस्टेंस 4 फैक्टरों पे डिपेंड करता है। पहला, रेसिस्टेंस जो डिपेंड करता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी रेसिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, एरिया बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, एरिया कम कर दोगे जितना ज्यादा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, अब और ये जो होता है ना, ये रेस्टिविटी क्या होता है, नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि आपने जो वायर लिया है वो किस मटेरियल का बनाया गया है, ये इसके ऊपर भी रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है। और चौथी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, यानी आपने जो मटेरियल लिया वो उसका टेम्परेचर कितना है, क्या पता हमारा इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही प्रोवाइड करे आपका जो वायर है वो तुरंत मेल्ट कर जाए, इसलिए टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल पर भी हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। 4 फैक्टर, लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, इन 4 फैक्टर पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। आइए मैं आपको क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ कैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पे मैं इसको रेस्ट करता हूँ क्वेश्चंस, जैसे कि मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन दे दिया, लेट दिस इज द क्वेश्चन, जैसे मान लो क्वेश्चन आपके सामने आया, अ कॉपर वायर of length 2 meter has and area of cross section is 1.7 into 10 के पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, has a resistance 2 into 10 के पावर माइनस 2 ओम, फुल स्टॉप, कैलकुलेट दी रेस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर की रेस्टिविटी क्या होगी। तो अभी हमने बताया ना आपको रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। इस क्वेश्चन में देखो फिजिक्स लगाने का तरीका ये है, हम यहाँ पे सॉल्व लिखेंगे और सबसे पहले आप लेट कर लो इसमें दिया क्या दिया गया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में क्या क्या चीज गिवन है, तो आप गिवन में पकड़ो फिजिक्स लगाने के लिए क्या क्या दिया गया है। तो देखो वायर की लेंथ दे दिया गया है, एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, यानी कॉपर वायर का लेंथ है 2 मीटर एंड उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया दे दिया गया है 1.7 इंटू 10 के पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो यहाँ पे तो आपको रेजिस्टेंस यानी आर की वैल्यू आपको दे दिया गया है, आर की वैल्यू है 2 इंटू 10 के पावर माइनस 2, सॉरी ये 2 रहेगा, माइनस 2 नहीं रहेगा। ठीक है, ये 2 रहेगा 2 ओम्स।
ठीक है। और यहाँ से आपको रेस्टिविटी यानी रो इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, रो की वैल्यू जो पूछा गया है वो क्वेश्चन मार्क है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक काम करो, आप -2 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। -2 हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है, -2 लगा लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। हमें क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी निकालना है। तो हम रेजिस्टिविटी पकड़ लेंगे, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन में एल। तो आप देखो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस कितना दिया गया है 2 इंटू 10 के पावर -2 इंटू एरिया कितना दिया गया है, एरिया आपको पता है 1.7 इंटू 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर है। और अपॉन में लेंथ कितना दिया गया है 2 मीटर दिया गया है। अब इसको आप आगे सॉल्व करो यहाँ पे, तो रो इज इक्वल टू नंबर मैं एक साइड कर लेता हूँ। तो 2 इंटू 1.7 इंटू 10 के पावर ये देखो -6 है और इंटू ये 10 के पावर -2 है। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि a के पावर m इंटू a के पावर n इज इक्वल टू a के पावर m प्लस n, यानी कि जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स को ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 2 रहेगा, ये अपॉन में 2। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, रो इज इक्वल टू 2, ये आप देखो 2 इंटू 1.7 इंटू 10 के पावर ये आ जाएगा -8 अपॉन में ये 2। आप देखो 2 से 2 कैंसिल, तो रेजिस्टिविटी कितनी आ गई 1.7 इंटू 10 के पावर -8। और रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। तो दिस इज योर आंसर। यानी इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चंस पूछा जाएंगे रेजिस्टिविटी के बेस पे, ठीक है। अब ऑब्वियसली आप क्या करो, जैसे कि रेजिस्टिविटी यहाँ पे आ गई, मैं यहाँ पे रेजिस्टिविटी को पुट कर लेता हूँ। यहाँ पे रेजिस्टिविटी कितनी आ गई, कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी 1.7 इंटू 10 के पावर -8 ओम मीटर हो गई। उसी प्रकार से आप क्या करो, इस क्वेश्चन को और भी आप डिटेल्स में समझने के लिए क्या करो, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा अभी और बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा। अब क्या करो, इस बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस क्वेश्चन में एरिया को क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ। अब मुझे एरिया निकाल के बताओ आप, तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को मैं इरेज करता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन को इरेज करता हूँ। अब इस क्वेश्चन में एरिया निकालो आप। एरिया के निकालने का फॉर्मूला कैसे करोगे आप, तो ऑब्वियसली आप देखो आपके पास दिया गया है, लेंथ दिया गया है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, एरिया निकालो यहाँ पे। तो आप जानते हो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। जब एरिया निकालना होगा तो इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो यहाँ पे। तो एरिया इज इक्वल टू क्या जाएगा, रो एल अपॉन में आर। तो अब बताओ एरिया इज इक्वल टू रो की वैल्यू कितनी आई है 1.7 इंटू 10 के पावर -8 ओम मीटर इंटू लेंथ कितना आया है 2 अपॉन में रेजिस्टेंस कितना है 2 इंटू 10 के पावर -2, ठीक है। अब इसको आप आगे सॉल्व करो यहाँ पे, तो एरिया इज इक्वल टू, आप देखो तो ये देखो आप 2 से 2 कैंसिल, अब ये देखो क्या बचा 1.7 इंटू 10 के पावर -8, और ये देखो जब पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। तो एरिया इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10 के पावर, ये देखो इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, प्लस माइनस माइनस यानी -6, और एरिया की असाइनमेंट होती है मीटर स्क्वायर। तो आप देखो पहले भी क्या था, एरिया देखो क्वेश्चन में यही दिया गया था, एरिया आप निकाल लो। इसी प्रकार से आप क्या करो, एक बार क्वेश्चंस में यानी एरिया आपको दे दिया गया 1.7 इंटू 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को और स्ट्रॉन्ग, कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या करो, इस क्वेश्चंस में आर को क्वेश्चंस मार्क कर लो, एक बार फिर क्या करना, आप लेंथ को क्वेश्चंस मार्क कर लो। इस प्रकार से आप रेजिस्टेंस क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंस के बेस पे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। मैं और अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।